हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट के थर्ड चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, वो इस चैप्टर की जान होने वाली हैं। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को मिस किया तो आगे के लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि हमारा थर्ड चैप्टर क्या है और धीरे धीरे मैं आपको समझाता चलूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे टॉपिक को समझाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने कंप्लीट लेक्चर देखा तो आपको ये चैप्टर सबसे ज्यादा आसान लगेगा और आपका एक बेहतरीन अनुभव होगा। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि हमारा ये थर्ड चैप्टर क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है डियर स्टूडेंट, आपका थर्ड चैप्टर है द्विपद प्रमेय, जिसको हम इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, द्विपद प्रमेय क्या होती है, इसको समझने से पहले इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे टर्म्स यूज होते हैं, उनको हम लोग समझ लें। जैसे एक सबसे पहला टॉपिक जो हमें समझना है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है क्रम गुणित। क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? क्रम गुणित, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये क्रम गुणित अर्थात फैक्टोरियल क्या होता है। अभी देखो, मैं चैप्टर पर नहीं आ रहा हूं। अभी इस चैप्टर में जो छोटे छोटे टॉपिक्स यूज होते हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स यूज होते हैं, जो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं और बार बार इन चीजों का यूज करना पड़ता है, उनके बारे में पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस फैक्टोरियल वर्ड का यूज, क्रमगुणित शब्द का यूज ज्यादातर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अर्थात क्रमचय और संचय में होता है। जो हमारे स्टूडेंट्स क्लास 12th पास आउट होंगे वो इस चीज से फैमिलियर होंगे, क्रम गुणित अर्थात फैक्टोरियल को जानते होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे क्लास 10th ही करके आए हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए नया शब्द है, मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि लिखा है क्रम गुणित, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रम से गुणा। क्या बोल सकते हैं? क्रम से गुणा। यही आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रम से गुणा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन विद ऑर्डर। देखिए ध्यान से, फैक्टोरियल जो होता है, क्रम गुणित का दो चिन्ह बनता है। एक ऐसे लाइन खींच के नीचे एक बिंदी रखिए, या इसके लिए इस तरह का चिन्ह यूज होता है फैक्टोरियल का। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा है 5 और ऐसे इसको लिखा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा 5 फैक्टोरियल। ध्यान समझना, इसको क्या पढ़ा जाएगा? 5 फैक्टोरियल पढ़ा जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख करके 5 फैक्टोरियल पढ़ सकते हैं। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? n फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? n फैक्टोरियल पढ़ेंगे, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जनरली बुक में ये वाला चिन्ह बना हुआ होता है, और जब मैं आपको समझाऊंगा तो मैं इन वाले साइन का यूज करूंगा, क्योंकि होता क्या है कि कहीं इसे मैंने 5 फैक्टोरियल लिख दिया और गलती से, मिस्टेक से ये बिंदी हट जाती है, तो 5 फैक्टोरियल ना बन के 51 बन जाता है, जबकि ये वाला ज्यादा सेफ होता है। इसलिए फैक्टोरियल का यही साइन मैं जनरली यूज करूंगा, बाकी आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब बात ये होती है कि सर जैसे ये 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट देखो, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। मतलब जिसके सामने फैक्टोरियल लगा हुआ है उसका क्रम गुणा, क्रम से गुणा करेंगे, कहां से? 1 तक। 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करते चले जाइए, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे कहीं लिखा है, सपोज करिए कहीं लिखा है डियर स्टूडेंट्स 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोटे छोटे टॉपिक्स बता रहा हूं। अगर इसको आपने समझ लिया तो चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया। सपोज करिए कहीं पर 11 फैक्टोरियल है, तो क्या होगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। समझ में आ गया ना? फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? क्रम से गुणा, क्रम से मल्टीप्लाई करते हुए सारे टर्म्स को 1 तक लिख लिया जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल कहलाएगा। अभी कुछ चीजें और बता रहा हूं, समझते चलो। पहले जैसे कहीं आ गया n फैक्टोरियल, तो क्या होगा?
n होगा उसके पहले n-1 आएगा, उसके पहले n-2, उसके पहले n-3 एंड डॉट 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 लास्ट में 3 2 1 तक ये भी जाएगा। अब n कौन है हमें पता तो है नहीं, लेकिन ऐसे क्रम से घटता जाएगा, कहां तक जाएगा 1 तक, इसलिए इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब यहां पर एक नोट पॉइंट आपको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स। नोट क्या ध्यान देना है कि कहीं पर अगर 0 फैक्टोरियल आएगा तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 1 फैक्टोरियल 1 या 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। इसको आप हमेशा से ध्यान रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल या जिसको हम फैक्टोरियल 0 भी कह सकते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, दोनों के सेम साइन लगा देते हैं। ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी होगी 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी होती है डियर स्टूडेंट्स 1। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फैक्टोरियल क्या है ये आपको क्लियर हो गया। अब इस फैक्टोरियल के आधार पर कुछ चीजें आपको मैं समझाता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, अब मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। अब ये बताओ, कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसको 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी 4 फैक्टोरियल को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यही फिर से प्राप्त हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर हम इसको चाहें तो 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी 3 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा। समझ में आ रही है बातें? जैसे कहीं पर डियर स्टूडेंट्स 10 फैक्टोरियल लिखा है तो इसको 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या कहीं 12 फैक्टोरियल लिखा है तो 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मैं इसको समझाने का एकदम बेस्ट तरीका सिखाता हूं बच्चों को। मैं देखो क्या समझाता हूं, ध्यान दीजिए कैसे आपको इसको ध्यान रखना है। फैक्टोरियल का मतलब पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो 1 होगी और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होगी। इसको विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या क्या मैंने समझाया? पहला ये मेन याद रखना आप लोग, और दूसरा क्या याद रखना, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होगी। अगली चीज, जैसे डियर स्टूडेंट्स हमें फैक्टोरियल 12 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 12 × 11 × 10। जहां मन करे वहीं रुक जाओ। मैं बताता हूं स्टूडेंट्स को कि जैसे 12 × 11 लिए, यहीं थक गए, यहां खटिया लगाओ, चारपाई लगाओ, यहीं सो जाओ, ये जान लो चारपाई, मतलब जहां तक मन करे वहां तक लिखो, उसके बाद फैक्टोरियल लगाओ, रुक जाओ। क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, दोनों को सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू वही आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे n फैक्टोरियल लिखा है तो n × n-1 फैक्टोरियल करके यहीं पर प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। जैसे 19 फैक्टोरियल है तो इसको 19 × 8 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, या इसको हम 19 × 18 × 17 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब कहोगे सर इतनी सारी कहानी बताने की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है इसकी, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे डियर स्टूडेंट कहीं आ गया फैक्टोरियल 9 अपान में आ गया हमारे पास फैक्टोरियल, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो जिन्हें नहीं पता होगा यह कंसेप्ट तो वो क्या करेंगे, इसको 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 3 2 और 1 ऐसे करेंगे, और नीचे भी 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 इनको करेंगे, तब इसको कैंसिल करेंगे, ये पूरा कैंसिल होगा, ये पूरा आंसर आएगा 9। लेकिन जिनको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ये जो प्रोसेस मैंने बताई, वो लोग क्या करेंगे, ये 9 फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल है, इसको 9 × 8 फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल होकर के इसको 9 हम लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये है इसका यूज। समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो आई होप अभी तक डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल की वैल्यू को कैसे ज्ञात किया जाता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, और इसको सॉल्व करते समय इन सारे लॉजिक का हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं एनसीआर का फार्मूला। एनसीआर क्या होता है? वैसे एनसीआर कॉम्बिनेशन में यूज होता है, बट हमारे इस चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम में एनसीआर का यूज होगा, इसलिए हम लोग समझते हैं कि एनसीआर क्या होता है। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, यहां लिखा होगा एन, बीच में लिखा होगा सी, और यहां लिखा होगा आर। ठीक, एनसीआर ये आप कहोगे सर ये क्यों यूज होता है, तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन में यूज होता है, कॉम्बिनेशन में यूज होता है, जिसको हम लोग संचय कहते हैं।
और ये जो है दिखाता है कि अगर कुछ n ऑब्जेक्ट है उसमें से r ऑब्जेक्ट को लेकर के ग्रुपिंग करनी हो तो कुल कितने ग्रुप बनेंगे ये बताता है। लेकिन यहां आपको इस चीज से मतलब नहीं है कि इसका मतलब कॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब संचय होता है, इससे आपको यहां मतलब नहीं है। यहां पर आपको केवल और केवल एनसीआर जो है उसके फार्मूले को समझना है और एनसीआर के बिहाफ पर वैल्यूज को फाइंड करना आप लोगों को सीखना है। ठीक है, आइए समझिए कैसे। जैसे डियर स्टूडेंट्स पहले आप ये जान लीजिए कि एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, देन हम लोग धीरे धीरे समझेंगे आगे की तरफ। लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते चलिए। लेक्चर पसंद आ रहा है तो अगर अभी तक आप पसंद क्या समझ आ रहा है तो अभी तक अगर आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में प्यार और सपोर्ट दिखाओ। लेक्चर को शेयर क्यों नहीं करते हो आप लोग भाई, शेयर करा करिए। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं और अच्छे से समझाने का भी प्रयास करता हूं। मुझे भरोसा है आप लोगों को समझ में आता होगा। तो फार्मूला क्या है देखो, ये जो एनसीआर है डियर स्टूडेंट्स का फार्मूला है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये है फार्मूला एनसीआर का। इस फार्मूले की हेल्प से एनसीआर की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। आइए समझिए कैसे। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, यही तो मेन है। ये सारी चीजें अगर हमें फाइंड करना आ गई तो आगे प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे 5c2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, n की जगह पे 5 है, r की जगह पे 2 है, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक, अब सॉल्व करो। ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख दें अपान में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 5 इंटू 4 और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सही है। ऐसे ही सपोज करिए हमें 10c9, इसको पढ़ेंगे 10c9। ठीक है, 10c9 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। 10c9 की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला होगा 10 फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 9, यही तो फार्मूला हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा फैक्टोरियल 10 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं और नीचे फैक्टोरियल 9 और यहाँ 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। सही है। तो यह होता है एनसीआर को फाइंड करने का फार्मूला, जिसके बिहाफ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को दिखाया और समझाया, आपको समझ आया होगा। अब मैं एनसीआर की वैल्यू को फाइंड करने की कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा और कुछ ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जिसकी हेल्प से एनसीआर की वैल्यू को फाइंड करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, आइए समझिए क्या है ट्रिक, कैसे इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहली चीज तो एक छोटा सा नोट पॉइंट में फार्मूला आपको याद रखना है कि एनसीआर इक्वल होता है एनसीएन माइनस आर के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एनसीआर इक्वल होता है एनसीएन माइनस आर के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा, एनसीआर इक्वल होता है एनसीएन माइनस आर के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जैसे कहीं लिखा है 10c1 तो इसका मतलब होता है कि इसको हम 10c10 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 10c1 को हम 10c9 कह सकते हैं। इसको पूरक संचय कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहा जाता है। मतलब ये जो नीचे वाले हैं इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे 12c8 लिखा है तो इसको हम 12c4, क्योंकि ये देखो 8 और 4 कितना होगा 12 होगा। जैसे 15c14 लिखा है तो इसको हम 15c1 लिख सकते हैं। इन दोनों का सम इस टोटल के इक्वल होना चाहिए। जैसे 20c18 लिखा है तो इसको हम लोग 20c2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इस 20c18 को सॉल्व करने से ज्यादा आसान होता है कि 20c2 को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, समझ आ रही है बातें। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने आपको बताया इसको नोट करिए। अभी एनसीआर का फार्मूला, इसके बिहाफ पर मैंने 2 एग्जांपल आप लोगों को दिया। देन मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला, ये एक जो है आपको थ्योरम बताई है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है और इसका यूज भी दिखाया। अभी इस पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। फिर एनसीआर की वैल्यू को फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि एनसीआर की वैल्यू को कैसे हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं बिना फार्मूले का यूज किए। लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। लेक्चर जब कंप्लीट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, आइए समझिए। देखिए ये फार्मूला हमने आपको सिखाया, फार्मूला हमने आपको सिखाया 2 फार्मूला। एक एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल
अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। ये तो बेसिक फार्मूला था जिसका यूज भी हम लोगों ने किया। अगला मैंने आपको ये बताया कि एनसीआर जो है वो एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है, ये भी मैंने आपको बताया। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं आपको एक और फार्मूला सिखाने वाला हूं, ध्यान रखना। इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, ये और ये कभी इक्वल दिया है तो देन उस सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू एन होगा। ये कुछ और नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ और नहीं है, ये यही है। देखो इन दोनों का सम यन आएगा तो उसको अलग रूप में लिख दिया गया। जैसे कभी कभी क्या होगा, लिखा होगा 10cx इज इक्वल टू 10c4 और आपसे पूछेगा कि x की वैल्यू बताओ। तो सिंस आपको पता है कि ये दोनों का सम इसके क्या होगा, इक्वल, तो इसलिए यहां पर x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इस बिहाफ पर भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहरहाल ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, लेकिन चूंकि यहां पर बाइनोमियल थ्योरम में यूज हो रहा है सो पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझिए, मैं आपको बताता हूं कि एनसीआर के वैल्यू को फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक, ध्यान दो, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड वैल्यू ऑफ एनसीआर। ध्यान दो, यहां लिख सकते हैं एनसीआर का मान ज्ञात करने की लघु विधि। एनसीआर की वैल्यू को फाइंड करने की लघु विधि अर्थात शॉर्ट मेथड क्या होता है, समझिए ध्यान से। देखो, जैसे हमें 5c2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका सबसे आसान तरीका फार्मूला नहीं लगाएंगे, 5 इंटू 4 लिखेंगे। अगर यहां 2 है तो इस 5 के क्रम से 2 फैक्टर लिखेंगे और इसी फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो 5 इंटू 4 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 2, ये इसका आंसर 10 आ जाएगा। सही है। जैसे 10c3 की वैल्यू निकालनी है तो 10 के क्रम से कितने फैक्टर्स लिखेंगे, 3। अगर यहां 10c3 है तो 3 फैक्टर लिखे जाएंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे आपको 15c5 की वैल्यू निकालनी है तो 15 के कितने फैक्टर्स लिखोगे, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ 5 है तो 5 फैक्टर्स, फिर उसी फैक्टोरियल से उठा करके डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आप लोगों को वहां से वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो, जैसे कहीं कहीं आ गया 15c14 की वैल्यू फाइंड करना, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 15c1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स, 15c1 लिख देंगे, क्योंकि देखो 14 और प्लस 1 15 होता है, तो इसको 15c14 को 15c1 हम लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को फाइंड करें या इसकी वैल्यू को फाइंड करें, दोनों की वैल्यू सेम होगी और इसकी वैल्यू को फाइंड करना आसान होगा। इसलिए यहां पर एक नोट पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं NC1 लिखा होगा तो इसकी वैल्यू n होगी और कहीं पर NC0 लिखा होगा, क्या लिखा होगा, NC0 लिखा होगा तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 1 होगी। ध्यान रखना, NC1 की वैल्यू n होगी और NC1 की वैल्यू n होगी और NC0 की वैल्यू 1 होगी। तो इस 15C1 की वैल्यू 15 ही हो जाएगी। सॉल्व करना चाहते हो, सॉल्व कर लो। 15c1 क्या होगा, 15 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर 15 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ 15 फैक्टोरियल जो इसको 15 इंटू 14 फैक्टोरियल लिखेंगे, अपॉन 14 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल होकर 15 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर नोट में क्या ध्यान रखेंगे कि कहीं पर NC1 आता है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n आएगी, और NC0 आता है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये होता है NCR की वैल्यू को फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक। जितना R निकालना है उतने फैक्टर्स लिख करके उसी की फैक्टोरियल से उठा करके उसको हम डिवाइड कर देंगे और फटाफट से उसका आंसर डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को मिल जाता है। ये सारा कंक्लूजन है जो आज के इस लेक्चर में मैंने अभी तक आपको मैं सिखा चुका हूं। आइए कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे सपोज करिए 100C0 निकालना है तो डायरेक्ट आप बताओगे इसका आंसर 1 होगा। आप कहोगे 100C1 तो आप क्या बताओगे, 100 होगा। जैसे NC1 सर तो कितना होगा, n होगा। NC0 तो कितना होगा, 1 होगा। ये सारी वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे 14C13 तो क्या लिख देंगे इसको, 14C1, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 20C18 निकालना तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखिए क्या, 20C2 लिख देंगे, और इसका मतलब 2 है तो 2 फैक्टर लिखेंगे।
2 इंटू 19 अपान 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होती है, अब इसको समझ जाओ। तो इसको कर दोगे 10 और यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 19, कुल मिलाकर के 190 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है डियर स्टूडेंट्स कि अभी तक का जो हमारा डिस्कशन था, अभी तक के डिस्कशन में जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, जो हमने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास किया कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्रम गुणित क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ एनसीआर की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, एनसीआर की वैल्यू को फाइंड करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान देना होता है और उसको फाइंड करने की क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बताना महत्वपूर्ण था, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैंने इन सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप लोगों को समझाया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक्स बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा चैप्टर क्या है। अभी तक हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ रहे थे, अभी चैप्टर में यूज होने वाले जो टर्म्स थे, चैप्टर में जो टॉपिक्स यूज होने वाले थे, उन टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के बारे में। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि ये द्विपद क्या होता है। देखो चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे द्विपद क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बहुत ही बेहतरीन तरीके से। द्विपद बाइनोमियल किसे कहते हैं? तो देखो डियर स्टूडेंट्स, बाई का मतलब 2 होता है, बाई का मतलब क्या होता है 2, और नोमियल का मतलब जो होता है वो टर्म्स होता है। क्या होता है? टर्म्स। अब 2 का मतलब आपको पता है 2 होगा, टर्म्स का मतलब पद होगा। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, ऐसा कोई भी व्यंजक जिसमें 2 टर्म्स हो, जिसमें 2 पद हो, उसी को बाइनोमियल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो बाइनोमियल का कौन कौन है जिन्हें हम बाइनोमियल कहेंगे। जैसे a प्लस बी है, तो ये क्या है? एक बाइनोमियल है, एक बाइनोमियल है, एक द्विपद है। जैसे 5x प्लस 7 हो गया, ये क्या है? एक बाइनोमियल है, एक द्विपद है। जैसे 5x प्लस 11y, ये भी क्या है? एक बाइनोमियल है। समझ में आई बातें? तो ऐसा कोई भी व्यंजक, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स होंगे? 2 टर्म्स होंगे, 2 पद होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। तो आई होप आपको बाइनोमियल समझ में आ गया होगा। जैसे किसी में 3 टर्म्स आ गए, x प्लस वाई प्लस 10, तो इसको भी एज अ बाइनोमियल हम समझ सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख दिए x और y प्लस 10 को अकेला समझ लिए, यहाँ बड़का ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म समझ करके इसको भी हम लोग जरूरत पड़ने पर एज अ बाइनोमियल, एज अ बाइनोमियल, एज अ द्विपद हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं और करेंगे भी आगे चल के। तो समझ आ गया होगा कि बाइनोमियल क्या होता है। सिंपल सी एक्सप्रेशन विच हैव 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। अब हम बात करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम बाइनोमियल थ्योरम है। तो आइए समझिए कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। डियर स्टूडेंट, जब आप छोटी क्लास में थे, छोटी क्लास का मतलब जब आप क्लास 9th में ही थे, तभी आप लोगों को सर्व समीका सिखाई जाती थी। सर्व समीका, ध्यान दो, सर्व समीका आराम से समझते चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है आज का ये। सर्व समीका, जिसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। सभी बच्चों को याद होगा आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन 1 ब्रैकेट a प्लस बी आर, हम लोग इसको ऐसे भी लिखते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिखा करते थे। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, a माइनस बी का भी होल क्यूब का एक्सपेंशन होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab इन 1 ब्रैकेट a माइनस बी, दिस इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये सारी चीजें हम लोग छोटी क्लास में सीख चुके हैं।
आई होप इसको आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में इसको आपने सीखा है और इसको आपने याद किया है। जरा ध्यान दीजिए, इसका यूज करते हुए हमने x प्लस वाई का भी स्क्वायर किया है, हमने 100 माइनस 1 का भी स्क्वायर किया। मीन्स आइडेंटिटी का मतलब ही होता है सर्वसंख्या, जो सब जगह अप्लाई हो जाए, जो सब जगह लगे, उसी को सर्वसंख्या, उसी को आइडेंटिटी कहा जाता है। तो इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज करो, लेकिन ये जो कुछ भी लिखे हुए हैं, आप देखो ये जो कुछ भी लिखे हुए हैं सब क्या है, बाइनोमियल है। मीन्स जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें टू टर्म्स होते हैं, उन टू टर्म्स का स्क्वायर हो या क्यूब हो, तो उसका हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन का, ध्यान दो, उसका एक्सपेंशन का, उसके एक्सपेंशन जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, प्रसार। ठीक है, प्रसार का डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है, सर्वसम क्या है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालो तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, हम आपसे कहें कि x प्लस वाई का होल क्यूब करो तो आप डायरेक्ट कर लोगे। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा x प्लस वाई की पावर 4 करो, तो आपको इसको डायरेक्ट फाइंड करने का, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करने का आपके पास कोई सुटेबल आइडेंटिटी नहीं है, कोई सुटेबल फार्मूला नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इसको हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर इसको हम x प्लस वाई का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई करके कर लेंगे। डजेंट मैटर, उससे मतलब नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। कर तो हम इसको भी सकते थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो हमें मिलेगा। देखिए करेंगे तो a स्क्वायर आएगा प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही तो आएगा। लेकिन इस सर्वसंख्या की जानकारी में जब हमें ये सर्वसंख्या पता है, ये आइडेंटिटी हमें पता है, तो हमें यह प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर का डायरेक्ट एक्सपेंशन क्या होता है, उसके डायरेक्ट एक्सपेंशन की सर्वसंख्या, उसे हमें फार्मूला पता, हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि मैथमेटिशियन लोगों ने यह सोचना प्रारंभ किया कि जब हमारे पास कोई भी बाइनोमियल होता है तो उस बाइनोमियल की पावर अगर 2 लगी हुई है, तो उस बाइनोमियल की पावर 2 लगी होने पर तो हम उसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। अगर बाइनोमियल की पावर 3 लगी हुई है तब भी हम उसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। बाइनोमियल की पावर 4 जब लग जाती है तो उसको एक्सपेंड करने का हमारे पास कोई प्रॉपर फार्मूला, कोई प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं है। जैसे x प्लस 3y के होल की पावर 4 का एक्सपेंशन करना हो तो इसका हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंशन करने के लिए कोई सुइटेबल फार्मूला या सुइटेबल आइडेंटिटी या सुइटेबल थ्योरम हमारे पास नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए x प्लस 9y आ गया, इसकी पावर 10 लग गई, तो इसका भी एक्सपेंशन करना हमारे बस की बात नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक्सपेंशन तो हम कर ही सकते, क्योंकि हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो कुछ 3-5 तो उसमें कर ही लेंगे, लेकिन इसको एक्सपेंड करने का डायरेक्ट कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है डियर स्टूडेंट जो किसी भी बाइनोमियल की कितनी भी बड़ी पावर लगी हो उसको एक्सपेंड करना सिखाता है। बात समझ में आ रही है? बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो किसी बाइनोमियल की कितनी भी बड़ी पावर लगी होगी उस बड़ी से बड़ी पावर को एक्सपेंड करने को सिखाता है। कौन? बाइनोमियल। जैसे x प्लस वाई की पावर अगर 100 भी लगा हो तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन किया जा सकता है। 10 प्लस 9y की पावर 50 लिखा हो तो इस बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन किया जा सकता है। x प्लस 9b की पावर 50 या 20 लिखी हो तो इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो किसी भी बाइनोमियल की कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी, नेगेटिव की भी बात होती है वो अभी बाद में करेंगे, किसी भी बाइनोमियल की कितनी भी बड़ी पावर लगी हो पॉजिटिव तो उसका एक्सपेंशन आराम से किया जा सकता है। इस बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन के लिए एक छोटा सा फार्मूला बताया गया था, उसी फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन कर पाते हैं। आइए समझते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला क्या है। वो फार्मूला डियर स्टूडेंट्स x प्लस a टू द पावर n इक्वल होता है nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस
NC1 x की पावर n माइनस 1a प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते करते यहाँ NC1 x की पावर 0 a की पावर n हो जाएगा। यही जो फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, यही बाइनोमियल फार्मूला है। यही फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा, यही फार्मूला आपका बाइनोमियल फार्मूला है, यही द्विपद सूत्र है। इसी के प्रयोग से ही इस चैप्टर में सारी चीजें होने वाली हैं। अब ये फार्मूला थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, याद करने में आपको लग रहा होगा समस्या होगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो याद करो, x प्लस a की पावर n है, NC0 से स्टार्ट होगा, NC1 NC2 NC3 से डॉट 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 NCn तक जाएगा। उसके बाद यहाँ x की पावर n है तो यहाँ 0 है, यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ n माइनस 2 है तो यहाँ 2, मतलब जितना यहाँ माइनस होता जाएगा उतना वहाँ प्लस होता जाएगा। तो कितना आसान है, आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी को ऐसे लिख दिया जाए x प्लस वाई की पावर n, तो क्या होगा NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस अब की NC1 x की पावर यहाँ एक कम यहाँ एक बढ़ जाएगा प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 NC0 x की पावर 0 y की पावर n हो जाएगा। तो यही है डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल फार्मूला। इसी बाइनोमियल फार्मूले पर हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है, देन उसके बिहार पर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अब आज के इस लेक्चर को और ज्यादा मैं लेंदी नहीं करूंगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में कई सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जा चुकी हैं। उन सारी चीजों का यूज करिएगा, उन सारी चीजों को समझिएगा और कुछ टॉपिक आपको दे रहा हूं उसको मैं सॉल्व करिएगा। आज के टास्क में उसको आप सॉल्व करेंगे। टूडेज टास्क आपको कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। 20C18 की वैल्यू आप मुझे बताएंगे क्या आएगी, और 30C29 की वैल्यू क्या होगी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद 50C48 की वैल्यू क्या होगी आप मुझे बताएंगे। उसके बाद 100C99 की वैल्यू क्या होगी आप मुझे बताएंगे। उसके बाद 1000C0 की वैल्यू क्या होगी आप मुझे बताएंगे। ये 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों ने मुझे दे दिया तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आज के इस लेक्चर में मैंने जो कुछ भी आपको समझाने का प्रयास किया था, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, इस चैप्टर की ये सारी चीज़ें जान है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स को, हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझा पाया हूँ। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। हमारे डियर स्टूडेंट्स हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज इस लेक्चर को जरूर से जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपका चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को मिस किया है तो इस चैनल के आप जाएंगे, उस पर प्लेलिस्ट बनी है। देखो 2 प्लेलिस्ट बनी है, एक पुरानी एक नई। जो आपको पसंद है वहां से आप देख सकते हैं। नई वाली अपडेटेड है, पुरानी वाली भी ठीक है, लेकिन आप जानते हैं नया चीज ज्यादा अच्छा होता है। तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी देने का प्रयास करूंगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।